हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते क्लास 10 के लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, क्या काज होता है रिफ्रैक्शन का, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडिया। जैसे वहाँ पे हमने स्नेलजला बताया साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होता है, N2 बाई N1 के। वेर N1 और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे मीडियम के, जहाँ से लाइट पास हो रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है और किससे हम उसको निकालते हैं, वो आज हम अभी स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किस पे डिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ लाइट पे, इस पे डिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट पे। तो क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट ऑप्टिकल मीडिया के लिए हमने वहां बताया कि दो टाइप्स के मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम होता है, एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन रेयरर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मिनिमम, स्पीड ऑफ लाइट क्या मिले हमें, मिनिमम। जैसे ए और ग्लास है, हमारे पास दो सरफेस, दो मीडियम है, कोई लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, लेकिन उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हमने उसे बताया था 1 के बराबर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं नियरली। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो मैक्सिमम स्पीड है हमारी लाइट की, वो किस में है, एयर में है या फिर वैक्यूम में है। लेकिन जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 2 × 10⁸ और ऐसे ही वाटर की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड से हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट जो है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, या सिंपली बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखें, अगर हमारे पास क्या है, एयर है और वैक्यूम है, या फिर और कोई मीडियम है, जैसे एयर वैक्यूम से कहाँ आ रही है, लाइट एयर में आ रही है, अगर यहाँ बात करें तो एयर और ग्लास हो गया। तो उसके लिए अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किस किस का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं दो मीडियम का, तो वो किसके इक्वल होगा, रेशियो होगा किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है किसके इक्वल होती है, नियरली इक्वल टू एयर लेते हैं हम, जो फंडामेंटल कांस्टेंट है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम यूज करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एयर में जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है उसके इक्वल होती है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में कितनी स्पीड थी और एयर में कितनी स्पीड थी। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, N = C/V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम फंडामेंटल कांस्टेंट C से ही लिखते हैं, 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की वह स्पीड हमने क्या लिख दी, V। क्या लिख दी है, V लिख दी है। अब अगर हम ग्लास की बात करें तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में स्पीड हमने V ले ली, क्योंकि अलग होगी, स्पीड कम होगी या फिर ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्या मिलेगी, फंडामेंटल कांस्टेंट C है उससे
कम मिलेगी, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, मीडियम के अंदर स्पीड क्या, क्योंकि दो इंटरफेस होते हैं ना। देखो एक मीडियम ये होता है और एक मीडियम फर्स्ट बोले इसको, और एक मीडियम सेकंड ये हो गया। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ क्या होता है, चेंज होता है। तो दो मीडियम होने चाहिए, तो उसी के लिए हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो लिया। तो यहाँ अगर देखो, अगर हम ग्लास के लिए लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखना चाहें तो भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जैसे एयर और ग्लास है हमारे पास, एयर से लाइट आई कहाँ गई, ग्लास के अंदर गई, तो वहां पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे ग्लास का तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, ओनली 3/2 यानी 1 पॉइंट कितना बचेगा 5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना आया 1.5। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का लिखें अगर हम, तो वाटर का कितना है स्पीड, वही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमारे पास होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3/2.25। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू 4/3 की इक्वल आती है, तो इसको सोल्व करें तो 1.33। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखा हमने, भाई एयर की बात चल रही है, एयर के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये ग्लास के लिखा है, ऐसे वाटर के लिए लिखा है। ऐसे अगर हम एयर के लिए लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए, तो देखो ऊपर क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब नीचे मीडियम क्या है एयर ही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो C/C, C से C कैंसिल किया, बच गया ओनली 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना हो गया 1 हो गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, यानी ज्यादा होगा। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड क्या मिलेगी, कम मिलेगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है 1 है, यानी कम है, इन सभी से कम है, इसमें स्पीड क्या है ज्यादा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। तो यहां से हम कह भी सकते हैं कि जो यूनिट होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, देखो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो दोनों सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली एक नंबर मिलेगा। तो यानी कैसी क्वांटिटी है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। हमारे पास ओनली क्या बचेगा, कोई नंबर बचेगा। तो कोई नंबर बचा तो मतलब क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए हम लिखें तो क्या होगा, वही स्पीड ऑफ लाइट है जो वैक्यूम में, उसको डिवाइड कर दो मीडियम की, उस मीडियम के अंदर जो स्पीड है उससे। तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। जैसे एयर के लिए लिखा हमने, तो एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या अभी फिलहाल एयर है, तो एयर से दोनों स्पीड कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली 1। यहाँ भी देखो नंबर ही बच रहे हैं हमारे पास, कोई इनके पीछे कोई यूनिट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जिस मीडियम का हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, a medium has higher refractive index, has lower speed of light and it is called rarer medium, or a medium has lower refractive index has higher speed of light is called denser। तो ये higher और higher जो refractive index है उसको हम बोलेंगे rarer और ना सॉरी denser, और जिसका lower refractive index है उसको बोलेंगे rarer medium। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसके अंदर मैक्सिमम होगी उसको हम रेयर बोलेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जिसके अंदर मिनिमम होगी उसको हम बोलेंगे डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डिफाइन किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है।
अब ये हमारी बुक के अंदर बहुत से ट्रांसपेरेंट मीडियम की क्या दे रखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। जैसे आइस के लिए 1.33 है, वाटर के लिए 1.33, एल्कोहल के लिए 1.36 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड 1.43। ये सभी क्या है हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम, सभी के लिए क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये सभी हम फाइंड भी कर सकते हैं, ये सभी हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब एयर के लिए लिखा, अगर हम फ्री स्पेस के लिए लिखें, अगर एन फ्री स्पेस के लिए लिखें, फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर सी। अब मीडियम क्या है फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के अंदर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है सी होती है, तो क्या हो गया 1 हो गया। तो एयर, फ्री स्पेस, वाटर, इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या करना है, वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी थी या फिर एयर के अंदर, क्योंकि वैक्यूम और एयर क्या होते हैं दोनों के अंदर स्पीड क्या होगी इक्वल ही होती है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहां से हम फाइंड कर लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास दो मीडियम है, जिसमें एक तो मान लिया एयर हो गया या फिर गिलास हो गया या फिर गिलास और वाटर हो गया। यहाँ तो सिर्फ पहले हमारे पास क्या मीडियम है ओनली एयर, लेकिन अगर हमारे पास गिलास और वाटर तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, तो एयर के लिए मान लिया एक मीडियम एयर हो गया और एक क्या हो गया गिलास हो गया। तो देखो स्नेल लॉ पढ़ा था हमने, तो स्नेल लॉ के अंदर हमने आपको बताया था कि ये कोई लाइट होल की ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये दूसरे मीडियम में आएगी तो इसका पाथ क्या हो जाएगा चेंज, और ये बैंड टुवर्ड तक क्या हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी। ये एंगल आई बोला था हमने, ये एंगल आर बोला था। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया N1 है एयर के लिए और ये N2 है, तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगाया था हमने, तो N इंटू साइन आई इसके इक्वल होगा, कांस्टेंट होता है स्नेल लॉ यही कहता है, स्नेल ने जो ला दिया था n इंटू साइन आई इसके इक्वल होगा कांस्टेंट के। तो यहाँ पे अगर स्नेल लॉ अप्लाई कराएं तो पहले तो सारे इसके इक्वल होना चाहिए, तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू लिखी अगर हम, तो किसके इक्वल आएगी साइन आई आर को इस साइड भेज दे तो n2 बाई n1। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अगर फर्स्ट मीडियम क्या है एयर, जैसे अभी डिफाइन किया हमने, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिलेशन में लिखा हुआ है, जैसे गिलास वाटर, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, या फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिलेटिव एक दूसरे के रिलेशन में। जैसे बहुत से मीडियम दे दें हमें, पहले एयर है, फिर उसके बाद वाटर का इंटरफेस है, फिर उसके बाद ग्लास का इंटरफेस है। तो वहाँ पे अगर हमारे पास पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर बोलें तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। अगर हमारे पास लाइट है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू टू, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, जैसे यही बात करें हम स्नेल लॉ जब हमने ड्रॉ किया तो मीडियम 1 से कहाँ गई है मीडियम 2 में, तो इसको क्या लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मैंने वहाँ भी बताया था, इसको n21 भी लिख सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके 1 के, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ गई 1 से 2 में। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का बोल सकते हैं जब ये क्या हो एयर हो,
या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये लिखना मैं थोड़ा सा आप एक बार समझना, 1 से 2 में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का किसके रिस्पेक्ट में 1 का। अगर लाइट कहाँ जा रही है 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ नोटेशन क्या हो जाएगी N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे लिख सकते हैं हम। तो वही यहाँ हमने देखा जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है N2/N1 के। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का इससे डिवाइड कर दो पहले मीडियम। जैसे हमने लाइट को मीडियम एक से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कराया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट किसके इक्वल है N2/N1 के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 या ऑफ मीडियम 2 को डिवाइड कर दें किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, N2, N21 या N21, ये सब हम इसको नोटेशन दे सकते हैं। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 2 का लिखे हैं, अगर हम N21 लिखे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का लिखे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट की, दूसरे मीडियम में, उसको V2 बोल देते हैं, V2 डिवाइडेड बाय। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का लिखिए, मीडियम फर्स्ट, तो मीडियम फर्स्ट के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम के अंदर स्पीड मान ले V1, यहाँ स्पीड V1 है, यहाँ V2। अगर ग्लास और क्या ले रहे हैं हम, वाटर ले रहे हैं मान लिया, तो उसके अंदर V1 होगी, इसके अंदर V2 होगी। तो देखो सिंपली जो रिलेटिव की बजाय अगर हम एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं किसी भी मीडियम का, तो वहाँ पे हमने मान लिया ग्लास के लिए लिखा था, तो Ng क्या लिखा था भाई, एयर, स्पीड एयर में डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इसमें मीडियम में। तो ऐसे यहाँ लिखा है दूसरे मीडियम, अगर सिंगली दूसरे मीडियम के लिए लिखा है, अगर इसके बाद क्या है एयर है, तो यहाँ भी एयर है, इन दोनों के अलावा यहाँ एयर ही तो है ऊपर नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लिखे दूसरे का, तो क्या हो जाएगा C/V2। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का लिखे तो C/V1। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, V1 ऊपर चला गया, तो क्या बचा V1/V2, क्या बचा V1/V2। तो यानी क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में, इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिख सकते हैं भाई, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में कितनी है, उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में। ऐसे ही अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर हम लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, तो लाइट कहाँ से आ जा रही है मीडियम फर्स्ट 2 में, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया हमने। अब इस मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको क्या लिख सकते हैं N12, या फिर अगर हमारे पास एयर है मीडियम तो N1 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 या N12, इसको क्या लिख सकते हैं भाई N1/N2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। याद कैसे करेंगे, देखो N12 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 की, रेशियो कैसे लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हम ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं N1/N2। तो N1/N2 लिख सकते हैं। अब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C/V1,
और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C/V2, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से भाई क्या बचा हमारे पास, V2/V1, C से C कैंसिल हो जाएगा, V2 ऊपर V2/V1 यानी 2N1 और 1N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, दोनों की वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और 2, तो कैसे लिखेंगे, देखो 1N2 इंटू 2N1 इज इक्वल टू V2/V1 इंटू में V1/V2, तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी, तो ये इफेक्टिव इंडेक्स जो आया, इफेक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का आया किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1N2 इंटू में 2N1 किसके इक्वल आ गया 1 के। अगर इसको इस साइड भेज दें हम तो 1N2 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2N1 के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास CBSE और SBSE के लिए। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, और हमें बोला जाए कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, उसका सिर्फ उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास पूछ रखा है, मान लिया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, वो दे रखा 3/2। तो फाइंड करना है एयर, फाइंड करेंगे एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये फाइंड करना। हमारे पास क्या दे रखे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, NGA लिख सकते हैं भाई। ग्लास का तो नीचे ग्लास ऊपर एयर, कितना दे रखते हैं 3/2। और फाइंड क्या करना है, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या फाइंड करेंगे NAG, ये फाइंड करना है। तो देखो क्या दे रखे हमारे पास, ये दे रखे हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगी GNA किसके इक्वल आ जाएगा 1/2N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, तो 3/2। तो यहाँ से GNA अगर लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो क्या हो जाएगा 2/3, तो उल्टा हो गया ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था 3/2, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा 2/3। तो उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या फाइंड हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे एक और अगर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखें, तो जैसे ग्लास की बात की अभी हमने, अगर वाटर के लिए दे रखा हो और वहां फर्स्ट मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में दे रखा और दूसरे का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी पीछे वाले में हमारे पास क्या दे रखा था ANG ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 दे रखा था। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मान लिया हमारे पास एयर वाटर और ग्लास, पहले एयर है फिर वाटर है मान लिया और फिर ग्लास, 3 मीडियम होंगे। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर देखते हैं 3/2, ठीक है, और वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर देखते हैं 4/3। तो फाइंड करना है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, देखो वही है, ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड क्या करना है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो 4/3 क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगी।
अब फाइंड करना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो NGW ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज हम कैसे लिखते थे वहाँ, N21 को क्या लिखा, N2/N1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, Ng/Nw रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो किससे डिवाइड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास है वो उसको कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, Ng/N ये लिख सकते हैं। और वाटर को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये बोल देते हैं हम, अगर एयर मीडियम मैंने अभी पहले बताया था तो NW/N। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ng/N डिवाइडेड बाई क्या होगा, NW/N। तो N से N कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Ng/N। तो Ng/N को क्या लिख सकते हैं, Ng की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2। यही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और NW की वैल्यू अभी हमने निकाली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो ये तो एयर का आया 4/3, ये है वाटर का, तो क्या हो गया 4/3। तो 3/2 इंटू 3/4 तो कितना हो गया 9/8। ये किसका आ गया, वाटर सॉरी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक बार फिर देखें, देखो ये दे रखा है हमारे पास, ये भी दे रखा है, 3 मीडियम है हमारे पास। तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है। पहले एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। अब फाइंड करना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड करेंगे इससे वाटर से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो Ng/N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर तो NW/N। N से N कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, Ng/NW। W और G है वो नीचे है बिल्कुल, इसके साथ ऐसे नहीं लिखेंगे Ng, ऐसे लिखेंगे Ng और ऐसे ही N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो 3/2 और इसकी वैल्यू 4/3, तो क्या आ गया आंसर 9/8। तो ये हमारे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा हमने। अब देखो उस दिन भी हमने बताया था, लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसका पाथ चेंज होगा, किस साइड मुड़ेगी, या नॉर्मल है उसके पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो उसके लिए देखिए, अगर फर्स्ट केस लेते हैं, लाइट जो है, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगी, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो रेयरर से डेंसर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये N1 है, ये N2, ठीक है, ये रेयरर मीडियम और ये डेंस। तो रेयरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा, डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, ये एंगल आई हो गए, हम ये देख रहे हैं कि जो रे है वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। मैथमेटिकली अगर हम अब दिखाएं तो वैसे तो हमें पता है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डेंसर में आते ही कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज़्यादा स्पीड कम, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, एयर का रेयरर है तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है लेकिन जैसे दूसरे मीडियम आएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये भी हमने बताया था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी हमने पढ़ाए थे, तो वहाँ बताया था कि स्पीड चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल अगर देखें तो यहाँ हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें इस इंटरफेस पे, पॉइंट ऑफ दिस, यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इसके इक्वल होता है N2/N1 के, यही वैल्यू लिखी थी हमने। तो देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, कम है, और N2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। N1 की वैल्यू कम, N2 की वैल्यू ज़्यादा। तो ये वैल्यू कम है तो यहाँ पे जो फैक्टर मिलेगा वो 1 से ज़्यादा मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा, तो 1 से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो N2/N1 ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये क्या है, कम।
तो वैल्यू जैसे यहाँ 4 हो यहाँ 2 हो तो 2 2 जा 4, तो क्या मिला 1 से ज़्यादा मिला। तो साइन आई बाई साइन आर भी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई किससे ग्रेटर होगा साइन आर से, और आई किससे ग्रेटर होगा आर से। तो आई की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे आर से, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, एंगल जो आर होगा वो क्या होगा कम होगा किससे, एंगल आई से। तो एंगल आई ज्यादा एंगल आर कम, तो यानी ये बैंड करेगी किस साइड, बैंड टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की साइड मूव करेगी जब हम कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर में। तो याद रखेंगे जब भी लाइट रेज रेयरर से डेंसर में मूव करती है तो जो रेज ऑफ लाइट है वो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। वैल्यू पुट करते हैं n2 बाई n1, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है n2 बाई n1, कब जब रेयरर से डेंसर में। तो n2 बाई n1 ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है, तो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो साइन आई बाई साइन आर भी किससे ग्रेटर होगा 1 से, तो आई किससे ग्रेटर हो गया आर से, तो यानी आर कम हो गया आई क्या हो गया ज्यादा। तो क्या मिला हमें कि जो रेज ऑफ लाइट है वो ऑलवेज बैंड टुवर्ड द क्या होगी नॉर्मल होगी। तो ये तो था जब रेयरर से डेंसर गए। अगर हम डेंसर से रेयरर में जाएं, काम हो करें हम डेंसर टू रेयरर, काम कर रहे हैं डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर में अगर मूव करते हैं, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर में जाएंगे अगर हम, तो देखो वही ये मान लिया क्या है ग्लास है और ये क्या है एयर, डेंसर मीडियम ग्लास होगा, तो ग्लास से कहाँ जा रहे हैं इसमें एयर में। तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या होगी, देखो हमें पता है एयर में की स्पीड क्या होगी ज्यादा, तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, ये एंगल आर ये एंगल आई। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, n2 बोला था हमने अभी पहले, इसका n1 है, तो वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करें अगर यहाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होगा। देखो अब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, n2 से कहाँ है, जब n1 से n2 में जा रहे थे तो हमने क्या लिखा n2 बाई n1 लिखा था। अभी पहले जो केस था वो एयर से ग्लास में था, एयर टू ग्लास, तो वहां पे हमने क्या लिखा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 ये लिखा था। देखो अगर यहाँ हम अप्लाई भी करें स्नेल्स लॉ, एक बार अप्लाई करके दिखा देते हैं फिर आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ये क्या हो गया n2 इंटू साइन आई किसके इक्वल होगा n1 इंटू साइन आर। ऐसे ही अप्लाई किया था हमने LHS RHS के इक्वल होता है n2 इंटू साइन आई और n1 इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकालें, तो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल हो गया, इसको इस साइड भेजेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे, तो n1 बाई n2। कब है ये, जब डेंसर से रेयरर में है। और अगर हम रेयरर से डेंसर में जाए तो वहां पे अप्लाई करें, अगर हम देखो एक बार ये n1 ये n2, तो ये एंगल I था ये एंगल R, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन R। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 उस साइड चला जाएगा और n2 बाई n1, यहाँ क्या है n1 बाई n2 डेंसर से रेयरर। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू कैसे लिखते हैं। सिंपल स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो बताया था प्रोडक्ट जो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के किसी भी एंगल वो कांस्टेंट होगी, तो अप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ से देखें अगर, तो देखो n1 की वैल्यू ज़्यादा है, नहीं सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ जो ओवरऑल फैक्टर मिलेगा, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ऊपर 2 एयर है, ग्लास की वैल्यू ज्यादा मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो 2/4 है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे 2/4 आया, तो 2/4 आया तो वहां क्या मिला हमें कि जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 मिल रही है, तो ऑलवेज क्या मिलेगी लेस देन 1। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर भी क्या होगा लेस देन 1, तो साइन आई जो होगा वो लेस देन क्या होगा साइन आर के, और आई किसके इक्वल होगा लेस देन आर।
तो आई की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन आर, जब लाइट रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में। जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएंगी तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन आर मिलेगी। यानी आई की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो देखो हमने पहले ही बताया था कि स्पीड क्या हो जाती है एयर में मैक्सिमम, रेयर में आएगी तो क्या होगी, ये बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या बोल सकते हैं, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो लाइट रेज, रे ऑफ लाइट क्या होगी, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दो बात हमें यहाँ देखी, वो तो हमने वैसे बताया आपको कि स्पीड ऑफ लाइट के कंसेप्ट, लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर इसको हम शो करते हैं तो अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। काज भी हमने बता दिया, रिफ्रैक्शन का स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से होता है। तो ये था हमारे पास। अब अगर हम देखें कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, अगर हम फाइंड करें कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा उसके लिए हम कंडीशन अगर फाइंड करें तो क्या कंडीशन होगी। देखो फर्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं हम, अगर हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसे फॉल करे, परपेंडिकुलरली। जैसे उस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में भी हमने बताया था, जब रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो क्या होगी, वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, यानी पाथ चेंज कब नहीं होगा रेज ऑफ लाइट का, जब वो कैसे फॉल करें। जैसे यहाँ एयर और ये मान लिया गिलास है, तो एयर गिलास इंटरफेस, इसको इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट है, वो कैसे फॉल कर रही है, रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन एनी इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने मान लिया यहाँ ग्लास ले लिया, कोई भी इंटरफेस हो उस पर कैसे फॉल कर रही है, परपेंडिकुलरली फॉल कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है, उसको बोलते हैं एंगल आई। तो देखो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू क्या है, ये कैसे फॉल कर रही है, 90। नॉर्मल जैसे ऐसे रे फॉल करती है तो ये क्या होता है हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल के बीच में ये मान लिया नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो इनके बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अब ये दोनों क्या है, एक सेम डायरेक्शन में है। ये इंसिडेंट रे है, इसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, तो इसी पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो मतलब वहां पे एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, एंगल आई क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो एंगल आई 0 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ग्लास। यहाँ पे अगर स्नेलविला लगाएं तो क्या होगा, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से वही साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, n2 बाई n1। तो देखो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ग्लास के लिए और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वाटर के लिए, सॉरी जो ग्लास ले रखे हमने, स्नेलविला लगाया साइन आई बाई साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेलविला, स्नेलविला जब हम अप्लाई करते हैं तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, n2 इंटू साइन आर के। तो देखो यहाँ पे अगर हम साइन आर की वैल्यू लिख, देखो आई की वैल्यू तो हमें पता चलेगी भाई कितनी है, 0, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0। अगर आर की वैल्यू और निकाल लें हम, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा रे बेंड करेगी या सीधी जाएगी कैसे हो। तो साइन आर की वैल्यू लिखते हैं, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टे देते हैं तो ये हो गया n1 बाई n2 बाई साइन आई। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू जो आएगी किसके इक्वल आएगी, n1 बाई n2 इंटू में साइन आई, ठीक है। अब एंगल आई हमें पता है 0। एक बार फिर समझेंगे कि परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट रे फॉल की सरफेस पे, तो नॉर्मल भी इसी लाइन पे, मतलब एंगल आई क्या हो गया, 0। द एंगल मेड इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं ना। तो एंगल आई क्या हो गया, 0।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो साइन आर इज इक्वल टू n1/n2 n2 में आई की 0, तो साइन 0 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 0। तो साइन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो आर भी क्या हो गया, साइन आर 0 कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी 0। जब आर की वैल्यू 0 होगी तभी तो हम लिखेंगे साइन 0 0। आर की वैल्यू साइन आर 0 कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी एंगल आर कितना आ गया 0। इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई एंगल आर कितना आया 0 आया, तो एंगल आर 0 मतलब नॉर्मल और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0, यानी वो दोनों क्या होंगी सेम लाइन पे होंगी। रेज एयर से मान ली ग्लास में है, यानी मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में आ रही है, तो एंगल आई 0 है यहाँ। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वो लाइट है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम तो एंटर करेगी, ऐसा तो नहीं कि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन तो एंटर करेगी, तो क्या होगी वो सीधी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ एंगल आर क्या हो गया 0। हमने यहाँ से फाइंड किया, स्नेलज़ लॉ लगाया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो साइन आई बाई साइन आर n2/n1, तो साइन आर की वैल्यू लिखी किसके इक्वल आती है वो 0 पे, तो आर भी क्या होगा 0, तो इसका मतलब वो रेज क्या होगी सीधी चली जाएगी। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, आई थी सीधी चली गई। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रे का पाथ क्या हो चेंज, रे का पाथ चेंज नहीं हुआ फॉल की, और क्या होगी सीधी निकल गई। जब भी किसी सरफेस पे रेज परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो क्या होगी सीधी चली जाएगी। ये इंटरफेस हमारे यहाँ एयर या नीचे वाटर है, तो ये फॉल की इंसिडेंट है, तो क्या होगी सीधी चली जाएगी। कैसे फॉल करनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना यानी इंटरफेस, क्योंकि एंगल आर क्या हो जाएगा 0, तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि रे का पाथ चेंज नहीं हुआ। सेकंड, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो, ये तो फर्स्ट केस हो गया नो रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा। सेकंड केस अगर हम पढ़े कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का वो क्या है इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या है इक्वल। तो जैसे फिगर हम ड्रॉ करें, ये मान लिया n1 है और ये भी n1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे हैं, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो इसका भी n1 ले लिया, इसका भी n1 ले लिया, या फिर दोनों का n ले लेते हैं। दोनों क्या मान लिया, एयर एयर है, या फिर ग्लास ग्लास है, या फिर वाटर वाटर है, यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर, ये इंटरफेस हो गया, या यहाँ गिलास यहाँ गिलास, ये इंटरफेस हो गया, तो उसके लिए भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। वो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये रेज है कोई फॉल की, तो मान लिया यहाँ इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल क्या हो गया आई। अब इस साइड आएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा आर, नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अभी तो मैंने एक बार सीधा दिखा दिया, वही बिल्कुल सीधी जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पाथ चेंज नहीं होगा। लिखेंगे कैसे इसको, जैसे यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या n1, साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वही n1, या फिर इनको n लिख दे। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं भाई, हमारे पास स्नेल्स लॉ था क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो किसी भी चीज को हम कांस्टेंट प्रूव करने के लिए क्या लिखते हैं भाई, LHS जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए RHS के, तो हम क्या बोल देंगे क्या है कांस्टेंट, जैसे 4 = 4 लिखा तो कांस्टेंट हो गया। जैसे 9th अभी इसमें पढ़ेंगे, क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा भाई रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो मोमेंटम होता है बिफोर फायर्ड और आफ्टर फायर्ड, जैसे गन से बुलेट बाहर गई लेकिन गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट बाहर गई गन पीछे की तरफ आई, तो मतलब क्या हुआ कि उनका जो मोमेंटम है बिफोर फायर और आफ्टर फायर दोनों क्या है इक्वल है। तो वैसे ही उसको बोलते हैं हम, यहाँ मोमेंटम क्या है कंजर्व्ड है। तो ऐसे यहाँ बोलेंगे कि जो हमारे पास जो साइन इंटू एंगल आई है, इस इंटू जो प्रोडक्ट क्या हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कंजर्व्ड होना चाहिए। कंजर्व्ड का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तब तो कंजर्व्ड बोलेंगे। तो इक्वल लिखा हमने,
साइन आई इंटू एन इज इक्वल टू साइन आर इंटू एन। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू लिखना है, तो एन बाई एन हो गया, एन बाई एन मतलब 1। तो साइन आई किसके इक्वल आ गया, साइन आर के। और साइन आई साइन आर की इक्वल मतलब एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, तभी तो साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन आई साइन, जैसे यहाँ 45 यहाँ 45, तो एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। तो देखो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई क्या होगा, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में बना है, और एंगल आर क्या होगा, जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये रेज क्या होगी, फॉल करेगी, इस इंटरफेस पर क्या होगी, सीधी चली जाएगी। कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब पाथ चेंज नहीं होगा, सीधी गई। पाथ चेंज होता है तो हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पाथ चेंज नहीं हो रहा। तो देयर आर टू कंडीशन व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली देयर इज नो रिफ्रैक्शन। परपेंडिकुलर फॉल करती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। और सेकंड वन इज व्हेन द मीडियम हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रेज ऑफ लाइट क्या होगी, स्ट्रेट मूव करेगी, यानी उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशन थी इसके लिए, नो रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद देखो, अगर हम कोई न्यूमेरिकल ट्राई करें, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है एक, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या स्नेल का जो पढ़ा, तो उस पर अगर हम न्यूमेरिकल ट्राई करें, तो न्यूमेरिकल देखो हमारे पास दे रखा है कि जो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मैंने 4/3। क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है हमारे से कि कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन करें अगर हम, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी VA बोल दे इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या C बोल देते हैं, वो सेम ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये गिवन। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, NW बाई N, NW बाई N लिख सकते हैं। NW बाई N को क्या लिख सकते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, अगर एब्सोल्यूट की बात करें हम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो लिखते हैं। एब्सोल्यूट अगर लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, NW क्या लिख सकते हैं, VA बाई VW। ऐसे ही NA को क्या लिख सकते हैं भाई, NA क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, VA बाई V। तो यहां से क्या लिख देंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट VA डिवाइडेड बाई VA। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। NA को क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, तो एयर का एयर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किस रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, VA बाई VW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर VA बाई VA, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहाँ क्या है, एयर है, ऊपर तो एयर आएगा फॉर्मूले में है, नीचे क्या है, मीडियम के लिए। तो हमारे पास क्या बता, ANW VA बाई VW। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई ए एन डब्ल्यू। तो देखो वी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 × 10⁸, ए एन डब्ल्यू भी गिवन है कितना 4/3, तो 4/3, 3 कहाँ चला गया ऊपर, कितना है 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। इसको सोल्व करें तो 4 2 8 1, 4 2 8 5 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसके को लाई 2.25 × 10⁸ मीटर। सिंपली सा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिस्पेक्ट टू एयर डायरेक्टेड 4/3, उसको एनडब्ल्यू बाई एन लिख सकते हैं, एनडब्ल्यू क्या लिख सकते हैं वी ए बाई वी डब्ल्यू, और एन को क्या लिख सकते हैं वी ए बाई वी, ये से ये कैंसिल, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली एनडब्ल्यू की, इसको सोल्व किया क्या फाइंड कर ली वैल्यू फाइंड करिए। ऐसे ही अगर और न्यूमेरिकल हम ट्राई करें स्नेल्स लॉ के ऊपर है या इफेक्टिव इंडेक्स जो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट या रिलेटिव उसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं। और प्रॉब्लम अगर हम प्रैक्टिस करें तो देखो हमारे पास दे रखे हैं a ray of light passes from कहां से कहां एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखे हैं 1.5, कितने एंगल पे एट एन एंगल ऑफ 30। कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल आर फाइंड करना। क्या दे रखे है रे ऑफ लाइट पास कर रही है एयर से ग्लास में, कहां से कहां गई एयर से ग्लास में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.5। कैलकुलेट करना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एंगल आर, तो पहले सॉल्यूशन करें। तो सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या है एंगल आई एट एन एंगल ऑफ 30, एयर से कहां आई है ग्लास में, कितने एंगल फोर करी है 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसका है एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी NGA है ये 1.5 NGA ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एंगल आई दे रखा है 30, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है हमारे पास 1.5, एंगल आर फाइंड। तो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें हम तो क्या होगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एंगल फाइंड करना है N2/N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर इसको उल्ट देंगे तो क्या होगा N1/N2, N2 में साइन आई, तो साइन आर इज इक्वल टू N2/N1। यानी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है एयर दे रखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये लिखा साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं N1/N2 को ये लिख सकते हैं N2/N1, वही ऊपर जाएगा तो N1/N2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा N1/N2 मल्टीप्लाई में N1/N2 था ना, तो इस चीज को जो N1/N2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं N2/N1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास है 1.5, आई की वैल्यू भी गिवन है, साइन आई बाई साइन आर N2/N1 की इक्वल था तो इसको उल्ट दिया, साइन आर की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे जब दोबारा लिखते हैं N1/N2 तो उल्ट जाएगा N1/N2 हो जाएगा, इसको उल्ट देंगे। देखो साइन आर की वैल्यू चाहिए तो साइन आर ऊपर साइन आई नीचे, ये क्या हो जाएगा N1/N2, साइन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गए, तो इस चीज को हमने क्या लिख दिया N2/N1 लिख दिया। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो भाई N1/N2 हो जाएगा। तो साइन आर क्या है साइन 30 डिवाइड बाई N2/N1 की वैल्यू क्या है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारे पास कितना है ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी इसको क्या लिख सकते हैं NGW प्लस एयर।
ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 क्या लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला गया, क्या बचा हमारे पास 1/2 इंटू 15 इंटू में 10, तो 2 5 जा 5 3 जा तो 1/3। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/3। साइन आर की वैल्यू कितनी आई 1/3 आई है। तो आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी हो जाएगी भाई, ऐसा कोई एंगल तो इसको यहाँ तक छोड़ दो, आगे हमें वैल्यू पता नहीं क्योंकि 1/3 ऐसा कोई होता नहीं किसी एंगल पे, तो साइन आर किसके इक्वल आ गया 1/3। तो आज के लिए इतना ही, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो आप प्रैक्टिस करें।